प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण के आज के इस विषय में आपसे थोड़ी सी चर्चा जन्म कुंडली के पंचम भाव से करूंगा। मूलतया चूंकि ये किसी अभी तत्काल के जन्मे जातक की कुंडली है, अगर हम इसके विद्याध्ययन पे ही चर्चा करें तो कैसे करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जातक की कुंडली के पंचम भाव को देखने से पहले आपको उसकी कुंडली के उस पंचम भाव के पांचवें और उस पंचम भाव के नवें अर्थात नवम और लग्न को विचारना होगा। अब पंचम भाव को बाद में देखिए, जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले नवम भाव को देख लीजिए। इस भाव का पांचवा, यहाँ कौन बैठा? चंद्रमा, मतलब एक अच्छा ग्रह बैठा। और भाग्य भाव को जब आपने देख लिया तब फिर पंचम भाव से 9 घर आगे बढ़िए तो नवम भाव में स्थिर राशि बनी है। जो लग्न है वो स्थिर राशि का है, उसमें केतु बैठे हैं और जो भाव के स्वामी है सूर्य वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की एक जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है, पर उच्च शिक्षा में सामान्यतया बाधाएं आ सकती हैं। वैसे तो बेसिकली जन्म कुंडली के नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, पर चूंकि नवम भाव का जो बोधक ग्रह होता है ना, जो उसको बढ़ाने वाला होता है, वो लग्न होता है। लग्न में केतु व्यक्ति को कम पढ़ते हुए भी अच्छे अंक पा जाने वाला बना देते हैं। दूसरा, जब हम पूर्णतया शिक्षा अध्ययन की बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे। तो पंचम भाव के स्वामी कहाँ बैठे? एकादशवें में बैठे। व्यक्ति की कुंडली का पंचमेश पंचम को देख रहा है। तो जब पंचम भाव के स्वामी अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हों तो इसका ये स्पष्ट अर्थ निकलेगा कि व्यक्ति की शिक्षा 100% निर्बाध गति से पूरी होगी और वो आधुनिक विद्या का पढ़ने वाला होगा, है ना। वो प्राचीन काल की विद्या नहीं पढ़ेगा। दूसरा क्या कहा कि जब आप पंचम भाव को देख रहे हैं तो पंचम भाव से 3 घर आगे भी देख लीजिए कि पंचम भाव को बल मिल रहा है कि नहीं। किसी भी भाव का बल जब हमें ढूंढना होगा तो हम उस भाव से तीसरे घर की व्याख्या करेंगे। तो पंचम भाव से 3 घर आगे बढ़ने पे मंगल, बुध और राहु बैठे हैं। अब ज्योतिष के आचार्य ये लिखते हैं कि किसी भी भाव से तीसरे घर में जब मंगल, राहु, शनि और पापक ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हों तो उस भाव का बल स्वतः बढ़ जाता है। इसका अर्थ होगा कि पंचम का बल कौन बढ़ा रहा है? मंगल, राहु। बुध भी साथ में बैठकर व्यक्ति को क्रिएटिव तो बना ही रहे हैं। जहां व्यक्ति को कई बार दिलचस्पी खेल में भी हो जाती है और निस्संदेह व्यक्ति क्रिएटिव होता है। दूसरे स्तर पे अगर बात करें तो ज्योतिष में ना पंचम भाव से संबंधित अर्थात शिक्षा, प्रेम, बुद्धिमानी और तर्क शक्ति, युक्ति संगत बात, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं ये गुरु और बुध से देखी जाती हैं। इसमें भी अंतर स्पष्ट करूंगा। बुध से तात्कालिक बुद्धि देखी जाती है और गुरु से समुचित बुद्धि की रूपरेखा देखी जाती है। दोनों में अंतर क्या है कि बुध तुरंत ग्रास्प कैपेसिटी देख ली कि वो व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को कितनी जल्दी ग्रहण कर रहा है। ये बुध अगर जिसकी कुंडली में अच्छे होंगे उस व्यक्ति के सीखने की जो गति है वो बड़ी तीव्र होती है। वो तुरंत किसी भी विषय को सीख जाता है, ग्रास्प कर जाता है, समझ जाता है, कैच करने की शक्ति अच्छी होती है, मंद बुद्धि नहीं होता। और खास करके जब मंगल के साथ हो तब तो ये बात और भी अच्छी हो जाती है कि व्यक्ति बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है। और दूसरा, गुरु से क्या कहा कि वो बुद्धि न्याय है, न्यायपूर्वक है, गलत है, सही है, सत्य है, असत्य है ना, न्याय है, अन्याय है, कैसा है, कैसी बुद्धि है। मतलब वो उसका चिंतन कर रही है कि ये सही है या गलत, सही और गलत के बीच का निर्णय। मतलब कहते हैं ना लोग कि तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारी मति मारी गई थी कि तुम्हें ये पता नहीं चला कि ये गलत हो रहा है या ये सही कर रहे हो। तो ये जो सीखने और ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है किसी भी विषय वस्तु को लेकर के कि ये सही है और ये गलत है, ये जो व्यक्ति के अंदर जो बल आता है, जो गुण आता है, वो गुरुदेव देते हैं। तो विचार करिए कि बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है
और पंचम भाव के स्वामी पंचम को देख लिए। इसका स्पष्ट अर्थ निकलेगा कि व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, बुद्ध वाला बुद्धिमान भी होगा और गुरु वाला बुद्धिमान भी होगा। मतलब वो, और दोनों का जब संबंध लग्न को हो या पंचम को हो या बुद्ध के ऊपर जब गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति कृतज्ञ भी होगा। मतलब ऐसा भी होगा जातक कि उसके माता पिता उसके पीछे जितना भी व्यय करेंगे पढ़ाई के लिए उसका वो नमक रखेगा, है ना। कृतज्ञ होगा, बड़ों के प्रति कृतज्ञ होगा। जो उसको कुछ सिखाए ना उसके प्रति वो श्रद्धावान रहेगा। वो धर्म के प्रति कभी भी राजनीति करने वाला नहीं होगा, वो गंदगी में नहीं जीने वाला होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, बलिष्ठ होगा। ये सारी बातें होंगी। तो अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव ऐसा बन रहा हो, वैसे पंचम भाव का विस्तृत अध्ययन चतुर्विशांसा चक्र से किया जाता है, D24 चार्ट से। अगर वहां पे गुरु अच्छे बन रहे हों, अब जैसे इसी बालक की कुंडली में अगर मैं आप लोगों से चतुर्विशांसा चक्र की चर्चा करूं तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी स्थिति बनी है गुरु की, जो व्यक्ति के समुचित विकास का प्रबंधन कर रहे हैं। गुरु वहाँ स्वग्रही हैं चतुर्थ भाव में। उसके बाद दसम स्थान में या दशम भाव के स्वामी लाभ का संबंध बना रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति तिकड़मी होगा। और जन्म कुंडली के पंचम भाव में उच्च के मंगल विराजमान हैं, शुक्र उच्च के हैं, तो गुरु स्वग्रही, शुक्र उच्च के, मंगल जो है वो उच्च के हैं। तो इस आधार पर व्यक्ति की तकनीक, व्यक्ति की ऊर्जा, क्रिएटिविटी और समझ, एक्सपीरियंस, ये सारा उसके जीवन में जुड़ता जाएगा। तो इस हिसाब से कुंडली को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होते देखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ से मैं मूल कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और इस जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। विचार करके देखिए, जन्म हुआ जातक का चैत्र माह में, ठीक है। चैत्र माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो परिवार के लिए बड़े भाग्यशाली होते हैं और इनके आने के बाद कोई जरूरी नहीं कि उसी समय कुछ काम नया बन जाए। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं नातेदार रिश्तेदारों के भाग्य का उदय होता जाता है। बड़ी गहरी बात है कि मतलब आपके कुल खानदान में वंश की वृद्धि हुई, जातक या जातिका हुआ और वो चैत्र माह में जन्मा है तो निश्चित रूप से वो सबके लिए भाग्यशाली हो जाता है। उसके बाद आगे लिखते हैं उत्तरायण। उत्तरायण में वैसे भी शुभ ग्रह का बल बढ़ जाता है। तो जितने भी शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये सब नैसर्गिक रूप से भी बली होते हैं, मतलब शुभ प्रभाव देते हैं। और उत्तरायण में इनके शुभ प्रभावों की वृद्धि होती है, जिसके कारण जातक के जीवन में कोई बहुत बड़ी संघर्ष वाली बात नहीं होती, चुनौतियों का सामना उसे नहीं करना पड़ता। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, लेकिन जन्म जो हुआ है वो शाम को 5 बजे का हुआ है। तो इसे सामान्यतः थोड़ा बहुत अंतर स्पष्ट मैं अगर कर दूं तो शुक्ल पक्ष की रात्रि का जन्म बहुत अच्छा है और शाम के समय पे जातक का जन्म हुआ है, थोड़ा ठीक है। पर शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन, कई बार वो व्यापार के तरीके से, व्यापार से धन देने का काम करते हैं। नौकरी भी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे चंद्रमा ना धन को एक सरीखा नहीं आने देते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा धन आता है। मन जो है वो एक जैसा नहीं है, निर्णय एक जैसा नहीं है, प्रतिक्रिया बदल रही है, दृष्टिकोण बदल रहा है। माता के प्रति, भाई के प्रति, चाचा के प्रति, ताऊ के प्रति, मित्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति जो विचार हैं वो बदल रहे हैं। और एक ही व्यक्ति को कई बार व्यक्ति संशय और विश्वास की दृष्टि दोनों से देख लेता है एक साथ, है ना। ये होता है, मन शांत करना होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हम अपनी ही गलती से सीखें, क्योंकि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा है, लग्न पे केतु का प्रभाव है, तो हम दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं, है ना। दूसरों की गलती से भी हम सीख सकते हैं। जन्म हुआ है रविवार को, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समरभ प्रिय, दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेंद्र। सूर्यवार अर्थात रविवार को जो व्यक्ति जन्मा होता है वो दाता होता है, दानी होता है, पिता की भांति अपने कुल परिवार की सुरक्षा करने वाला होता है, समाज का हित चिंतक होता है,
कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने वाला होता है, किसी से डरने वाला नहीं होता, और तो और निर्भीक और साहसी भी होता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ये इतनी अच्छी बात है भरणी वालों की कि वो, मैंने बात कही थी पूर्व में भी, चैत्र माह में जिसके जीवन में आएंगे उसका उत्थान करेंगे। यहां फिर से वापस वही बात लागू हो रही है कि भरणी वाले, जिस नक्षत्र में जो भरणी वाले जन्मे होते हैं ना, भरणी वालों के साथ एक अच्छी बात यह होती है कि वो जिसके साथ जुड़ते हैं उसका भी भाग्य उदय कर जाते हैं। मतलब अगर विवाह होगा तो पत्नी का भाग्य उदय करें, है ना। उसके बाद संतान के रूप में आए तो क्या बोलते हैं कि, लॉन्ग मुंह में रख लेता हूं, अगर संतान बन के पिता के घर में आए तो पिता का भाग्य उदय कराएं। तो भरणी वाले भर देते हैं, अपने को तो भरते ही हैं, दूसरों को भी भर जाते हैं। ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और साथ ही साथ अगस्त के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। हार्मोन की गड़बड़ी होती है, घाव फोड़ा फुंसी होता रहता है, कपकपी होती है, क्रोध आने पर व्यक्ति बड़ा उत्तेजित हो जाता है जल्दी ही, ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बट स्वभावगत व्यक्ति पिता की परिस्थिति को समझने वाला होता है, माता पिता परिवार के बीच संतुलन बनाने वाला होता है, और छोटा होने के बावजूद भी कई बार जिम्मेदार भी हो जाता है, या बड़े होकर के तो जिम्मेदारी निभाता ही है, छोटे होने के बावजूद भी वो संपूर्णतया जिम्मेदारी निभाने वाला होता है। ये बात है। तो ये नक्षत्र का बड़ा ही विस्तृत परिणाम है। विषकुंभ योग विष्टिकरण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण है। ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का प्रभाव होगा कि व्यक्ति के अंदर क्षत्रियत्व का गुण है। ब्राह्मण हो क्षत्रिय से प्रभाव से प्रभावित हो, क्षत्रिय है क्षत्रियत्व के गुण से प्रभावित हो, वैश्य है तो भी क्षत्रियत्व के गुण से प्रभावित है, शूद्र है तो भी क्षत्रियत्व के गुण से प्रभावित है। मतलब वो आक्रामक है, और कई बार अव्यवस्था होने पर उसका विरोध करने की क्षमता और बल रखने वाला है, गलत का विरोध करने वाला है, ताव से कोई काम करने वाला है, किसी की बात ना सुनने वाला, मन मर्जी करने वाला, और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखता है, सबकी सुरक्षा करने वाला होता है। मनुष्य गण के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, है ना, प्रवृत्ति, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में देखने को मिल जाती हैं। राशि जो है, नक्षत्र जो बना है वो भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण होगा। तो इस अवस्था में अगर विचार करें तो नाम की ही अगर मैं बात कर दूं तो मेष राशि से संबंधित राशि का नाम होगा, मतलब हमें पुकारने का नाम चूचे चोला। विशेषतः अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र का ये 21 अंश पे बैठे हैं ना, तो तीसरा चरण होगा। ल अक्षर, ले अक्षर से, लू ले ऐसे करके है, तो उसमें ले अक्षर से राशि का नाम होगा। और अगर नाम रखना हो तो आप सिंह राशि से संबंधित नाम रख सकते हैं, धनु राशि से संबंधित नाम रख सकते हैं, मिथुन राशि से संबंधित भी नाम रख सकते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बात। वैसे तो इतनी बात है। लग्न का मान 16 अंश का बना है। इसको जब अंतर स्पष्ट करते हैं तो लग्न का मान 16 है, मतलब ग्रह बदलेंगे नहीं, और सारे के सारे ग्रह मजबूती से परिणाम करेंगे और यथेष्ट परिणाम करेंगे। कारण ये भी कहता है कि अगर लग्न का मान 16 अंश का है, प्रबुद्ध अवस्था का लग्न बना है, तो कुंडली को बहुत ही आगे बढ़ने में एक सकारात्मक बल स्वतः ही मिल जाता है। व्यक्ति को कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसके सारे पक्ष विपक्ष में जाकर के भी वापस उसके दामन में सारी खुशियां आ जाती हैं। तो ये अच्छी बात है। सिंह लग्न अर्थात स्थिरता, काम थोड़े धीरे धीरे बनेंगे लेकिन मजबूत बनेंगे। एक ही बार में व्यक्ति बूम नहीं करेगा। कई बार आपने देखा होगा समाज में ऐसे लोग होते हैं जो एक ही बार में बहुत तीव्र विकास करते हैं, 2-3 साल में धड़ाम से नीचे आ जाते हैं शेयर बाजार की तरह। ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे स्थिरता रहेगी, विकास व्यक्ति का समाज देखेगा, प्रतिष्ठा समाज देखे और सारगर्भित बात करे। थोड़ा आलस्य हावी रहता है क्योंकि लग्न शनि का है या लग्न सूर्य का है, इस वजह से। लग्न में केतु बैठे हैं तो व्यक्ति किसी में बहुत ज़्यादा समाया हुआ नहीं रहेगा। वो अपने आप पे कंसंट्रेट ज़्यादा करता है, अपने आप में विश्वास उसका ज़्यादा होता है, अपने मेहनत पे उसका विश्वास होता है, अपने पराक्रम पे वो 100% विश्वास रखने वाला होता है और विश्वास रख के मेहनत करने वाला होता है।
और उसकी यात्रा बाहर की तरफ कम, अंदर की तरफ ज़्यादा होती है। मतलब वो अपनी कमज़ोरियों को पहचानना चाहता है या जानना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कमज़ोरी को नहीं जानना चाहते, वो वैसे ही उसको छुपा रखना चाहते हैं, उस पर धुआं डालते रहते हैं, पत्थर डालते रहते हैं। पर यहाँ पे केतु लग्न में है, इस वजह से व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों को जानना चाहेगा और उसको हटाना भी चाहेगा, ऐसी बात है। पूर्व काल में भी व्यक्ति भगवान के मंत्रों का जापक था, बड़ों का आदर करने वाला था, संततिवान था और निश्चित रूप से इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति की आयु 100% बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से श्रेष्ठ आयु का वर इस कुंडली को मिला हुआ है। एजुकेशन अच्छी है और मैं एक बात कह दूं तो खेल का क्षेत्र इस कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो भरणी नक्षत्र में जातक से दान करवाया जा सकता है। उत्तरा भाद्रपद, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, अश्वनी, मघा भी कई बार, उसके बाद भरणी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन आपके लिए रविवार, गुरुवार, मंगलवार, ये तीनों त्रिकोण हैं, कोई भी आजमा सकते हैं। अंक आपके लिए 3 और 6 बहुत अच्छा रहेगा। राशियां धनु और मेष की बहुत अच्छी रहेंगी। शत्रुता न करें तुला, कुंभ और मिथुन वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब उत्तर दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा पूरब की दिशा, पूर्वी फ्रंट का मकान। और उसके बाद विवाह की दिशा रहेगी उत्तर दिशा। शिक्षा जन्म कुंडली में अगर बात बन पड़े तो व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकता है। दशमांशा चक्र में लग्न में गुरु बैठे हैं और लग्नेश द्वितीय भाव में स्वग्रही। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा और धन बचेगा भी। आने में चंद्रमा के कारण गड़बड़ी हो सकती है। जब धन और काम ना चले, कल को अगर मान लीजिए व्यापार करते हैं या नौकरी भी करते हैं, उसमें अगर कोई रुकावट आती हो तो व्यक्ति को चंद्रमा की पूजा अर्थात शिव जी की पूजा करनी होगी। शिव जी की पूजा होगी तो बजरंगबली की पूजा हो जाएगी, दोनों एक ही हैं। तो इस हिसाब से अगर आमदनी में कोई रुकावट आती हो तो बजरंगबली की पूजा करनी होगी। और अगर धन बच रहा हो तो उसके ऊपर भी हमें यही कृपा प्राप्त महसूस करना होगा कि हमारे ऊपर बजरंगबली की बड़ी कृपा है कि हम धन बचा पा रहे हैं। दाम्पत्य इस कुंडली का बिल्कुल अच्छा है, आयु बहुत अच्छी है और निसंदेह इस कुंडली की उच्च शिक्षा की पद्धति वाली जो बात मैंने बताई थी पूर्व में, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। अब मैं बात करता हूं डिग्री की। डिग्री की बात मैं कर रहा था जिसमें मैंने सबसे पहले बात कही थी कि लग्न का मान बहुत अच्छा है, जिसमें व्यक्ति का पक्ष बहुत ही बलवान होता जाता है। सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं 7 अंश पे, उनकी डिग्री उनकी दृष्टि के बल को प्रभावित नहीं करेगी और इस वजह से वो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे देख करके व्यक्ति के मजबूत आवाज के मालिक बनाएंगे, है ना। चंद्रमा जन्म कुंडली में 23 अंश पे है, उनकी भी डिग्री जातक को सॉफ्ट नेचर का बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनाएंगे। मंगल जन्म कुंडली में 21 अंश पे बैठे हैं और उनकी डिग्री करियर को बल देने वाली होगी। मतलब दृष्टि जो है लग्न पे देख करके व्यक्ति को राजपूती शान में रहने वाला और क्षत्रियत्व के गुणों से भरा रहने वाला, लड़ाका, प्रतापी, प्रभावशाली व्यक्तित्व और एनर्जी से भरा हुआ। जबकि द्वितीय भाव पे 8वीं दृष्टि और पहले से ही सूर्य का प्रभाव, तो द्वितीय भाव पे सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव कई बार कुटुंबजनों से छोटे मोटे मतभेद सूर्य और मंगल दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या उनसे कई बार उनके विपक्ष में जाकर के व्यक्ति कुछ निर्णय ले सकता है, ऐसा संभव है। बुद्धदेव जन्म कुंडली में 14 अंश पे लग्न पे देखकर व्यक्ति को क्रिएटिव, आर्टिस्टिक नेचर का, बेहतरीन निर्णय लेने वाला और साहसी बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। बुद्ध का प्रभाव कैसा वाला बुद्धिमान बनाएंगे, मैंने पूर्व में कहा है, ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी रहेगी। गुरु जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, गुरु पराक्रमी बनाएंगे और मेहनत करते समय व्यक्ति अंधी मेहनत करने वाला नहीं होगा कि वो कुछ भी पढ़ रहा है। मेहनत करते समय व्यक्ति ये जरूर चेक करेगा कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा होगा। मतलब मेहनत भी करेगा तो बहुत सावधानी से, सतर्क होकर के, क्योंकि उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तुला राशि पर उनकी दृष्टि जा रही है। पंचम भाव पे अपनी राशि को देखेंगे तो संतान, दाम्पत्य, सुख, प्रेम, विवाह टूटने की स्थिति नहीं, विवाह को संभालने का बल, है ना, बहुत बेहतर शिक्षकीय योग, कृतज्ञता, धर्म को समझने वाला, विवाह को बचाने में विश्वास करने वाला, ऐसा गुरु का प्रभाव रहेगा 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो। उसके बाद शुक्रदेव जन्म कुंडली में 25 अंश पे हैं, उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे जाएगी, वो भी देखेंगे
तो सूर्य भी देख लिए, शुक्र भी देख लिए, मंगल भी देख लिए, और आगे शनि भी देखेंगे क्योंकि इनकी भी डिग्री 10 अंश की है। तो बहुत सारे ग्रह जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे देख रहे हैं। तो शुक्र देख लिए, शनि देख लिए सप्तमेश होकर के, उसके बाद सूर्य देख लिए लग्नेश होकर के। तो व्यक्ति का जीवन जो है वो धन के इर्द गिर्द, पैतृक संपत्ति के इर्द गिर्द और पैतृक संपत्ति को चैनलाइज करने वाला, आगे बढ़ाने वाला होगा। और इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा चिंतित धन के लिए रहेगा और सबसे ज़्यादा धन ही कमाएगा, और उसके जीवन का सबसे प्रधान केंद्र बिंदु हो जाएगा धन, है ना। उसका धन भाव जागृत है, एनर्जेटिक है। उसके बाद शनिदेव भी देख लिए, शनि की तीसरी दृष्टि दशम स्थान पे, मंगल भी देख रहे हैं। तो शनि और मंगल दोनों का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान पे है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो शनिदेव बैठे हैं 10 अंश पे, इनकी तीसरी दृष्टि और मंगल की चौथी, और आगे गुरु, पीछे चंद्रमा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दशम स्थान पे शनि और मंगल का संबंध कई बार माता पिता के बीच मतभेद दे सकती है। कौन देंगे? शनि मतभेद दे सकते हैं, मंगल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल पंचम भाव नवमेश होकर के सप्तम भाव में बैठकर चतुर्थ को देख रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि से दशम को देख रहे हैं। तो मंगल की दशा में व्यक्ति समझ विकसित करेगा, धर्म अर्थ काम को समझेगा, सामाजिकता को समझेगा, एनर्जी को समझेगा, करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेगा, और तो और पिता के धर्म की वृद्धि करेगा और माता की सेवा भी करेगा। और उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? शनि की तीसरी दृष्टि तो हो गई, यहाँ पे अनुशासन देंगे। और इस भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में चले गए, ये शौर्य योग घटित हो गया। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार सैनिक सेवा में भी सफल होते देखा जाता है ना, NDA CDS वगैरह में। और उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे, रौबदार आवाज और धन के लिए थोड़ी बहुत चिंता। 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, तो गुरु पहले ही यहाँ देख रहे थे और शनि ने भी देख लिया। इस भाव के स्वामी इस भाव को देख लिए, पंचम भाव के स्वामी ने जो गुरु हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी मंगल पे दृष्टि डाल लिए। तो चतुर्थेश और नवमेश पर गुरु की दृष्टि पंचमेश होकर के, तो धर्म, सुख, प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन, सारा सुख मिलेगा। और न्याय, पुराणों में अध्ययन करने वाला, पुराणों में विश्वास करने वाला, परंपराओं में विश्वास करने वाला, सभ्यता का पालन करने वाला, संस्कृति के बारे में कोई गलत उच्च श्रृंखलता ना करने वाला, है ना, ऐसा बना देंगे। तो ये बहुत ही बेहतर नेचर वाली बात हो जाएगी। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और नक्षत्र की बात करता हूँ। सूर्य बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद में, और मैं समझता हूं कि उनके पास शनि का बल है, क्योंकि शनि भी वहीं बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में। इस आधार पर व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है, हाँ, पर यहाँ पे हड्डी और पेट परेशान कर सकता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा कई बार देर से दांतों का आना, या दांत टूटे तो जमे नहीं, निकले नहीं, ऐसा। उसके बाद चंद्रमा जन्म कुंडली में भरणी में है, ये बहुत भाग्यशाली और बहुत आगे ले जाने के लिए माहिर हैं। मंगलदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं पूर्वा कुंभ राशि में, पूर्वा भाद्रपद होगा, और यहाँ पे वो व्यक्ति के समझ को विकसित करेंगे। जबकि बुधदेव शतभिखा नक्षत्र में बैठकर तार्किक और दूर स्थित वस्तु को देखने की शक्ति या बहुत सारा प्रश्न पूछने वाला, ऐसा बना देंगे। देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठकर भाग्यशाली, धार्मिक चिंतन करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, खूब धन कमाने वाला, शुद्ध धन कमाने वाला, करियर को लेकर के कभी भी चिंता में न रहने वाला, ऐसा उसकी सुरक्षा करेंगे। उसके बाद शुक्रदेव जो बैठे हैं वो रेवती में बैठे हैं, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत व्यय रहेगा, व्यक्ति जिम्मेदारियों से भरा रहता है। और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह बलवान होता है, हालांकि यहाँ पे मारकेश होंगे शनिदेव। सप्तमेश होकर अष्टम भाव में लग्नेश के शत्रु, लग्नेश के साथ अवयोग की उपस्थिति। अष्टम भाव में उच्च के शुक्र बलवान होंगे, लेकिन शनि के साथ शुक्र का बल बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पे अच्छी स्थिति होगी। अगर सूर्य वहाँ नहीं होते तो अच्छा होता, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि सूर्य का प्रभाव थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा। और शनि और शुक्र दोनों लाभ का परिणाम देंगे जातक के पक्ष में, जबकि सूर्य कमज़ोर परिणाम दे जाएंगे। कई बार पिता के साथ संबंधों में पिता का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद अगर राहु की बात करते हैं तो राहु जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। अवस्थागत वो आपकी कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट भी कई बार हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। एक विचार और करिएगा कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी नवमांश चक्र के लग्नेश बन रहे हैं, उच्च के शनि चंद्रमा के साथ विराजमान हैं। जो चंद्रमा
एकादशवें भाव के स्वामी हैं वो पंचमेश के साथ द्वितीय भाव में युति करके दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं और दाम्पत्य में स्थिरता भी दे रहे हैं। लग्न में सूर्य बैठे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर के, और जन्म कुंडली में केंद्र का घर बिल्कुल खाली, त्रिकोण बिल्कुल खाली। अब इसको थोड़ा समझें तो गुरु और मंगल एक साथ अष्टम भाव में चले गए। गुरु और मंगल अष्टम भाव में चले गए तो ससुराल जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा, पत्नी जो होंगी वो समझदार होंगी, भाग्यशाली होंगी। लेकिन कई बार उसके साथ मिसकम्युनिकेशन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शुक्र, राहु और बुध के साथ है तो पत्नी के कारण धन व्यय भी होता है और पत्नी नौकरी करने वाली भी होती है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर बालक छोटा है और जिस अवस्था में इसका विवाह होगा उस समय तो पति पत्नी क्या कहें कि जो बच्चा पैदा होगा उससे भी लोग पैसा कमाना चाहेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। जबकि दशमांसा चक्र में लग्न में गुरु और सूर्य का बैठना ये इस बात का निर्देशन कर रहा है कि व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के बहुत ही नियत बुद्धि को धारण करने वाला होगा, गंभीर होगा, चिंतन करने वाला होगा, कई तरीके से धन कमाने की कोशिश करने वाला होगा और धन बचाने वाला भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकादशवें भाव के स्वामी मंगल जो नवम भाव में बैठ करके तृतीय भाव को देख रहे हैं तो बड़े छोटे सबका आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। जबकि शुक्रदेव यहाँ दशमेश होकर के बैठे हैं और सप्तम भाव के स्वामी एकादशवें में बैठे हैं तो कई बार व्यापार में पत्नी का कोई विशेष रोल मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पत्नी का भाग्य बल जातक को निश्चित रूप से मिल जाता है। विवाह अगर करना हो तो मीन राशि मीन लग्न और साथ ही साथ मीन राशि मीन लग्न और मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी सारी बातें। इस कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है जो अच्छी नहीं है, लेकिन जब सूर्य आएंगे फिर उसके बाद चंद्रमा आएंगे फिर मंगल आएंगे, ये तीनों दशाएं बहुत अच्छी रहेंगी। मतलब एजुकेशन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं आएगी। हाँ, चंद्रमा की दशा में जब शनि आएंगे और चंद्रमा की दशा में जब केतु आएंगे, चंद्रमा की दशा में सूर्य आएंगे तब व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त को परेशान करेंगे और उस समय स्वास्थ्य पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। वैसे व्यक्ति के संबंध पड़ोसियों के साथ भी गड़बड़ हो सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे हमें सावधान रहना होगा। ये बात मैंने इतनी बता दी। शिक्षकीय योग इस कुंडली में ज़्यादा बना हुआ है, उच्च शिक्षा के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। रिसर्च का क्षेत्र, वैज्ञानिकता का प्रभाव भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। और एक ये सारे क्षेत्र एक तरफ और एक तरफ अकेला सैनिक सेवा में जाने का क्षेत्र बहुत अच्छा बना है। जीवन पर्यंत इस कुंडली को गुरु के रत्न की आवश्यकता होगी। आप गुरु के रत्न को जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष में 3 मुखी रुद्राक्ष ये कुंडली 100% धारण कर सकती है। और मैं तो ये भी बात कहता हूँ कि चतुर्थ भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो राहु के संपर्क में हैं। इस वजह से आपको अपने घर परिवार की या घर की जो सफाई है वो खुद से करनी होगी। वक्त के हिसाब से बच्चे को ये बात जाननी चाहिए। मांसाहार का त्याग करना होगा क्योंकि ये नारायण की साक्षात कुंडली है। सिंह राशि अर्थात सूर्य, और सूर्य साक्षात नारायण। ठीक है। नमक का सेवन कम करना चाहिए, नमक बहुत ज़्यादा ना करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। गायों के प्रति हिंसा का कोई भाव न रखें। ब्राह्मणों का आदर करें। कुल पुरोहित की पूजा और सेवा करें। आज्ञा का पालन माता पिता का होता रहे, ये बात बहुत आवश्यक होगा क्योंकि ये कुंडली सैद्धांतिक है। ये कुंडली थोड़ी आलसी है, तो जहाँ आलस्य हावी होता है वहाँ पे कई बार सिद्धांत दमित हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंह लग्न तो वैसे भी स्थिर लग्न है, तो यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपका जीवन जो है वो अगर पद्धति पे सेट नहीं करेगा तो कई बार आप असफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत गड़बड़ बात होगी। इतनी सारी बातें हैं। इस कुंडली में गुरु की दशा, इस कुंडली में यहाँ तक कि राहु केतु मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गड़बड़ कभी कभी सूर्य कर सकते हैं जब कभी भी वो राहु के अंतर में आए। जैसे सूर्य में राहु 2032 में आएंगे। जब कभी भी सूर्य में शनि आए तो टूटने का खतरा, हड्डी टूटने का खतरा, ये सभी कई बार देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं अरिष्ट चक्र के आधार पर अगर बात करता हूँ तो शुक्र की दशा में नेत्र की समस्या हो सकती है और शनि की दशा में हड्डियों का खतरा, दांतों से संबंधित परेशानी आ सकती है। राहु और केतु बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, काम बिगाड़ सकते हैं। उस दशा काल में व्यक्ति को काल भैरव स्तोत्र का पाठ करना होगा। गुरु मंगल और चंद्रमा आपको स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा जातक को तो शनि की दशा, गुरु की दशा, शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा भी इसमें सहायता करेंगे। लेकिन बुध, राहु, केतु और मंगल कई बार भवन भूमि वाहन से नुकसान या चोट की दुर्घटनाओं का योग बना रहे हैं।
भाग्य का सबसे ज्यादा सुख आपको गुरु और शुक्र की दशा में देखने को मिलेगा। मंगल भी इसमें सहायता करेंगे, चंद्रमा भी सहायक होंगे, जबकि सूर्य और शनि के साथ राहु, केतु और बुध भाग्य की गति को मंद करेंगे। उस दौरान हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। होरा चक्र के आधार पर शुक्र, बुध, राहु और केतु धन देंगे, पर मेहनत करके या करा के, जबकि इसके अतिरिक्त गुरु, मंगल, सूर्य, शनि और चंद्रमा सॉफ्ट बिहेवियर रखेंगे, धन देंगे और बहुत ज़्यादा व्यक्ति की चिंताओं में उसका दिमाग नहीं जाने देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। कहने का अर्थ है इतनी सारी बातें हैं। कुंडली अच्छी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और ये चूंकि छोटे बच्चे की भी कुंडली है, इस वजह से इतना काफ़ी रहेगा। बाकी तो उसके संस्कारों की आवश्यकता है, आप उसको कितना मजबूत संस्कार दे रहे हैं। ग्रह इस कुंडली में लगभग अच्छे बैठे हैं, सिर्फ सूर्य ही थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं। वो भी ठीक होते, या तो शनि वहाँ नहीं होते, शुक्र भी बैठ जाते तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होता ही, लेकिन लग्नेश थे, उनको लग्न में बैठना चाहिए था। पर बात क्या है ना कि जन्म का समय ही ऐसा है, शाम को 5 बजे का जन्म जो होगा वो सूर्य को इसी दिशा की तरफ लेके आता है, इस वजह से सूर्य लगभग उस दिशा में प्राप्त हो जाते हैं। पर वहाँ पे हमें एक बात ज़रूर है कि व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, स्वतंत्र व्यापार, इसको करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन हो जाए, टेलीकॉम हो जाए, हार्डवेयर हो जाए, ज़मीन की खरीद बिक्री हो जाए, है ना, सैनिक सेवा से संबंधित इक्विपमेंट हो जाए, इस सभी क्षेत्र से व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, धन उसके पास आ जाएगा। क्लियर है। इस कुंडली में जो वर्ष होंगे वो मैं बता दूं, जो कौन कौन से वर्ष इसके लिए कष्टदायक हो सकते हैं। मैं ईस्वी सन में बता रहा हूं, उस समय आयु चाहे जितनी भी रहे। वर्ष 2032 से लेकर 2033 का 5वां महीना ये कष्ट वाला रहेगा। उसके बाद 2034 के मार्च से लेकर 2035 के मार्च तक का महीना। एक दशा जो कष्ट दे सकती है वो देगी 2038 के अक्टूबर से 2040 के अप्रैल तक की दशा। एक दशा जो मानसिक रूप से परेशान करेगी वो 2044 के अगस्त से 45 के मार्च तक की दशा। मंगल में राहु 2047 के अक्टूबर में आएंगे, जो 2048 के अक्टूबर तक चलेंगे। उस समय भी हमें सावधान रहना होगा। बाकी इस कुंडली में एक और भी जो कमज़ोर दशा रहेगी वो 2054 से लेकर के 57 तक की दशा रहेगी, पर वो बहुत बाद की बात है। क्लियर है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।